हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से मेरे चैनल स्पिरिचुअलिज्म में स्वागत है। मेरा नाम प्रियंका जोशी है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी 29 जुलाई 2020 को मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा देश की नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा की गई। तो इसके विषय में हमें जानना आवश्यक है, क्योंकि इस शिक्षा नीति में कई नए बदलाव देखने को आपको मिलेंगे। कई चीज़ें जिनके विषय में हम बस सोचा ही करते थे, वो चीज़ें इसमें इम्प्लीमेंट हुई हैं और एक बहुत ही शिक्षा के विषय में एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन इस पॉलिसी से देखने को मिलता है। कई बार जब हम सोचा करते थे बचपन में कि अब हम सभी की ये सब्जेक्ट, हमारी स्ट्रीम साइंस है तो हम आर्ट्स के कुछ सब्जेक्ट पढ़ना चाहते थे, आर्ट्स वाले स्टूडेंट साइंस के कुछ सब्जेक्ट पढ़ना चाहते थे। तो इस तरह से अब जो हम सोचा करते थे वो चीज़ें इस पॉलिसी में इम्प्लीमेंट की गई हैं। तो एक बहुत ही बड़ा एक एजुकेशन के क्षेत्र में, एजुकेशन फील्ड में एक क्रांति ही इस पॉलिसी से मैं कहूँगी कि आई है। तो इस विषय में चलिए जानते हैं कि एक प्राइमरी एजुकेशन से, बेसिक एजुकेशन से लेकर हायर एजुकेशन तक इसमें कुछ नए बदलाव आए हैं। और सबसे अच्छी बात कि जो छोटे बच्चे जब स्कूल में एडमिशन लेते हैं तो उनको हर तरह के प्रेशर से इसमें फ्री कर दिया गया है। उन्हें कोई भी एग्ज़ाम का प्रेशर नहीं रहेगा। 3 साल से 8 तक कोई भी एग्ज़ाम को बच्चों को प्रेशर नहीं रहेगा। वो फ्री होके अपनी पढ़ाई को कर सकते हैं और कोई भी प्रेशर नहीं रहेगा, तो बच्चों का सर्वांगीण विकास स्वतः ही होगा। तो चलिए इस पॉलिसी के विषय में हम जानते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इसका बैकग्राउंड क्या था, ये पॉलिसी कैसे आई, किस तरह से इसकी शुरुआत हुई। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि नई शिक्षा नीति का जो प्रारूप है 1986 में तैयार किया गया था, जिसे 1992 में पुनः अपडेट किया गया। उसके बाद जून 2017 में के कस्तूरी रंजन की अध्यक्षता वाली नई शिक्षा नीति प्रारूप समिति का गठन किया गया। इसमें पूर्व इसरो प्रमुख के कस्तूरी रंजन की अध्यक्षता वाली समिति ने नई शिक्षा नीति के तहत शैक्षणिक सुधार का सुझाव दिया। तो के कस्तूरी रंजन जी की जो कमेटी थी, उन्होंने शिक्षा में सुधार का सुझाव दिया। तो उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की, जिस रिपोर्ट को इस समिति ने मानव संसाधन मंत्री को 31 मई 2019 को सौंपा। तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा कई लोगों से इसमें सलाह विचार विमर्श किया गया, जिसमें से कई एक्सपर्ट्स, मिनिस्टर्स और आम पब्लिक को भी इसमें शामिल किया गया, जिससे कि उनके भी विचार लिए जा सके कि किस तरह का एक एजुकेशन सिस्टम हमारे देश में होना चाहिए, क्या एजुकेशन में कमियां हैं। तो हर तरह की चीज़ों को लोगों की राय लेके इस पॉलिसी को बनाया गया है, जो कि एक बहुत ही काबिले तारीफ है। आगे देखते हैं नई शिक्षा नीति 2020। 34 वर्षों बाद निर्मित शिक्षा नीति भारतीय शिक्षा की गुणवत्ता के क्रम में तीसरी शिक्षा नीति है। ये 34 वर्षों बाद जो कि आई है, काफ़ी लंबे समय बाद ये शिक्षा पॉलिसी जो नीति आई है। तो इसमें सर्वप्रथम 1968 जो कि इंदिरा गांधी की अध्यक्षता में आई थी, द्वितीय 1986 राजीव गांधी की अध्यक्षता में, और जो तीसरी है 2020 नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में आई है। तो देखते हैं किस तरह से इवोल्यूशन ऑफ एजुकेशन पॉलिसी। तो सबसे पहले ये बात ज़रूरी है नेट के जो एस्पायरेंट हैं उनके लिए, क्योंकि इसमें हायर एजुकेशन के विषय में भी कई सारे कमीशन आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो जो बेसिक एजुकेशन है, स्कूल एजुकेशन से लेकर हायर एजुकेशन में जो भी बदलाव आए हैं, वो इसमें एक एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए जानना होता है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, इसका दूसरा नाम राधा कृष्णन कमीशन के नाम से जाना जाता है। इसका जो ईयर है 1948 टू 1949। सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, जिसे कि मुदालियर कमीशन भी कहा जाता है, जो कि 1952 टू 1953 में आया। एजुकेशन कमीशन, जिसे कि कोठारी कमीशन के नाम से भी जाना जाता है, एग्जाम में क्वेश्चन आ भी चुका है कि कोठारी कमीशन किस ईयर में आया था। तो 1964 टू 66 इसमें कोठारी कमीशन आया था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। शिक्षा के क्षेत्र में कई नए नए जो भी बदलाव आए हैं, वो अभी जो इस पॉलिसी में 2020 की पॉलिसी में इम्प्लीमेंट किया गया, वो भी DS कोठारी कमीशन में ऑलरेडी बातें कह दी गई थी, पर इम्प्लीमेंट उनको अब किया गया है। फिर देखते हैं नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन। नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन ऑन एजुकेशन 1968, जो कि पहली एजुकेशन पॉलिसी है। दूसरी है नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986।
तो ये पहली और दूसरी और अब तीसरी हमारी 2020 बनती है। तो जो हमारी 2020 की शिक्षा नीति है उसके अंतर्गत 2 कमेटियों का गठन किया गया था। पहली थी TSR सुब्रमण्यम कमेटी, जिसकी रिपोर्ट 27 मई 2016 को MHRD मिनिस्ट्री को दी गई, और दूसरी है डॉक्टर के कस्तूरीरंगन कमेटी, जिसकी रिपोर्ट 31 मई 2019 को दी गई। दोनों ही रिपोर्ट में शिक्षा के सुधार के विषय में बताया गया था। इन्होंने रिकमेंड किया कि इस तरह से इसमें सुधार होने चाहिए। तो इन कमेटियों के साथ साथ सभी लोगों की राय के बाद हमारी ये 2020 की जो पॉलिसी है, शिक्षा की पॉलिसी, शिक्षा की नीति तैयार हुई। तो इसमें आप देख सकते हैं कंसल्टेशन प्रोसेस जो आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, उसमें किस किस लोगों से, किन किन लोगों से इसमें परामर्श लिया गया। तो आप देख सकते हैं 2.5 लाख ग्राम पंचायत, 6,600 ब्लॉक्स एंड 6,000 आपके अर्बन लोकल बॉडीज़ जो कि स्थानीय निकाय के नाम से जाने जाते हैं, एंड 776 डिस्ट्रिक्ट। इतने जो देश के अलग अलग हिस्सों से, अलग अलग संस्थाओं से सब राय लेने के बाद हमारी पॉलिसी तैयार की गई है। आगे देखते हैं मेजर रिफॉर्म इन हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन के स्टूडेंट हम हैं तो हमारे लिए ये विषय भी जानना आवश्यक है कि इसमें क्या क्या बदलाव आए। तो आप देख सकते हैं कि 2018 में जो ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो था उसका वो था 26.3 के अराउंड, 26.3 के आसपास था, और जो कि गवर्नमेंट का जो एम है 2035 तक 50% अचीव करने का। तो गवर्नमेंट चाहती है कि मैक्सिमम इनरोल हो, मैक्सिमम स्टूडेंट जो लोग हैं, हमारी जनता है, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े साक्षर हो। तो 26 से सीधे वो एक तरह से 50% उसको ग्रोथ, उनका जो टारगेट है 2035 तक गवर्नमेंट का अचीव करने का इसमें है। हॉलिस्टिक एंड मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन। तो हमारी एजुकेशन क्या हो, हॉलिस्टिक कब होगी, जब आप केवल एक ही सब्जेक्ट पे सीमित नहीं रहेंगे। तो इसमें क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सब्जेक्ट, आप अपने सब्जेक्ट को अपने अकॉर्डिंग चुन सकते हैं। इवन दिल्ली यूनिवर्सिटी जो मेटा यूनिवर्सिटी के नाम से जानी जाती है, उसमें आप अपनी एजुकेशन के साथ साथ कुछ अलग एक्स्ट्रा भी सब्जेक्ट को चूज़ कर सकते हैं। उसमें फ्रेंच लैंग्वेज को भी इसमें इंक्लूड किया गया था। तो इस तरह से हमारे जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, उनको मल्टी डिसिप्लिनरी बनाया जाएगा, जिसमें कि वो एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाएगी। बच्चों को फ्लेक्सिबिलिटी अपने सब्जेक्ट को चुनने के लिए, कि एक रिजिड सिस्टम जो है उसको हटाया जाएगा कि एक सब्जेक्ट आपने लिया तो आप उसके तहत ही रहें। ऐसा नहीं, अगर आप साइंस लेते हैं, आपकी इच्छा म्यूज़िक पढ़ने की भी है तो आप उसको भी ले सकते हैं, पर ऐसा भी नहीं कि कोई भी सब्जेक्ट उसमें कोई क्राइटेरिया रहेगा, उसके अकॉर्डिंग आप उसको चूज़ कर सकते हैं, जिससे कि एक विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास हो सके। इसमें एक नया मेजर रिफॉर्म और है, उसमें मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट। तो किसी भी कारणवश कोई भी स्टूडेंट जब अपनी पढ़ाई को छोड़ता है, कई बार जॉब लगने से, फैमिली प्रॉब्लम, कुछ भी रीज़न अगर रहे, तो आप अगर उसमें अपनी पढ़ाई को बीच में छोड़ते हैं, तो अगर 1 साल में छोड़ते हैं, जैसे आपकी कोर्स 3 या 4 साल का है, अगर आप 1 साल में उसको छोड़ देते हैं तो आपको उसका सर्टिफिकेट मिलेगा। 2 साल में आप छोड़ते हैं तो आपको डिप्लोमा मिलेगा। 3 या 4 साल में तो डिग्री मिलती ही है, तो आपको वो मिलेगी। तो इसमें मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट से मतलब ये है कि आपने जब 1 या 2 साल की पढ़ाई करी तो आपका एक क्रेडिट स्कोर वहाँ पे मेज़र किया जाएगा, जिसे क्रेडिट ट्रांसफ़र एंड एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट कहा जाता है। जिस तरह से आप सेविंग बैंक में अपना मनी को सेव करते हैं, उसी तरह से डिजी लॉकर बनाए जाएंगे, जिसमें कि आपका क्रेडिट स्कोर जो है उसको रखा जाएगा। और जब आप उसमें एंट्री लेंगे दोबारा से अपने उस कोर्स में, आपकी स्थिति ठीक हो गई, आप दोबारा से पढ़ना चाहते हैं, तो आप उसमें उस स्कोर के अकॉर्डिंग आपको उसमें एडमिशन दिया जाएगा। जबकि इस समय ये प्रावधान नहीं है कि अगर आपने छोड़ दिया तो आपका पूरा साल बर्बाद, आपका टाइम वेस्ट और आपकी मनी वेस्ट। लेकिन अब इस तरह का नहीं रहेगा, अगर आपने किसी भी कारण से आप छोड़ते हैं, दोबारा से आप उसमें एंट्री ले सकते हैं। और विद सर्टिफिकेट डिप्लोमा, 1 साल का है तो सर्टिफिकेट, 2 साल है तो आपको डिप्लोमा मिलेगा, और बाकी डिग्री आपको मिलती ही है। तो इसको क्रेडिट ट्रांसफ़र एंड एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट के नाम से जाना जाता है। और यूजी एंड पीजी, इसमें एक नया रिफॉर्म आया है रिसर्च स्टूडेंट के लिए। अगर आप नॉर्मली आप जॉब करने वाले स्टूडेंट हैं तो आप 3 साल अपना यूजी करिए, 2 साल अपना पीजी। लेकिन अगर आप रिसर्च के स्टूडेंट हैं तो आपको 3 साल का जो आपका यूजी होता है उसके साथ 1 साल और ऐड कर दिया गया है, जिसमें कि आप अपनी रिसर्च की स्टडी कर सकते हैं। तो एक बच्चे के लिए शुरू से ही रिसर्च का एक माहौल इसमें तैयार कराया जा रहा है, जिससे कि
स्टूडेंट कई बार पीजी में आने के बाद सोचते हैं कि हम रिसर्च की फील्ड में जाएंगे, तो थोड़ा सा जो माइंड डाइवर्ट होता है वो नहीं होगा, क्योंकि बच्चा यूजी अपने अंडर ग्रेजुएट कोर्स से ही, अपने स्नातक से ही ये आइडिया लगा लेगा कि उसको किस फील्ड में जाना है। अगर रिसर्च में जाना है तो वो 4 साल अपना कोर्स कंप्लीट कर सकता है, उसके बाद उनका पीजी 1 ईयर का रहेगा, उसके बाद वो डायरेक्ट पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। इसमें एमफिल को डिसकंटिन्यू कर दिया गया है, एमफिल कोर्स जो रहता था पहले तो उसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। आगे देखते हैं मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन प्रोग्राम, मेजर एंड माइनर। मेजर सब्जेक्ट आपका वो रहेगा जो आपका मेन सब्जेक्ट है, उसके साथ जो आप दूसरा सब्जेक्ट लेंगे अपनी चॉइस, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, उसको बोलते हैं माइनर सब्जेक्ट। तो मेजर के संग आप माइनर सब्जेक्ट भी ले सकते हैं। इसमें मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी, ये मीरू की फुल फॉर्म है, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, तो इसे ध्यान रखिएगा, मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट है सिंगल रेगुलेशन। तो आप देख सकते हैं कि आपकी यूनिवर्सिटीज़ को जो रेगुलेट करती थी वो यूजीसी थी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, और जो भी टेक्निकल आपकी एजुकेशन है उसको एआईसीटीई रेगुलेट करती थी, और जो टीचर की जो भी क्वालिफिकेशन है, टीचर की ट्रेनिंग इत्यादि जो भी रहता है उसको एनसीटीई रेगुलेट करती थी। तो अब इन सब बॉडीज़ को स्क्रैप कर दिया जाएगा, इनको सब हटा दिया जाएगा, और केवल सिंगल रेगुलेशन जो रहेगा, एक सिंगल रेगुलेशन रहेगा इन सारी एजुकेशन सिस्टम पर, एक्सक्लूडिंग लीगल एंड मेडिकल एजुकेशन। लीगल एजुकेशन और मेडिकल एजुकेशन के को हटाकर बाकी अन्य जितने भी हायर एजुकेशन है उसमें सिंगल रेगुलेशन रहेगा। यूजीसी, एआईसीटी, एनसीटीई को हटा दिया जाएगा, जो कि रेगुलेशन करती थी, रेगुलेट करती थी हमारे शिक्षा को, हायर एजुकेशन को। फिर कॉमन नॉर्म्स फॉर पब्लिक एंड प्राइवेट हायर एजुकेशन। तो जो भी आपकी पब्लिक यानी गवर्नमेंट आपके सेक्टर्स हैं, आप एजुकेशन है, आपका यूनिवर्सिटीज़ हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं, स्टेट यूनिवर्सिटी हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटी है, किसी का पर्सनल अपना यूनिवर्सिटी जो किसी के नाम से कई बार खुलती है, तो उसमें एक कॉमन नॉर्म्स रहेगा, उसमें उनके अपने अलग अलग नॉर्म्स नहीं रहेंगे, कॉमन नॉर्म्स रहेगा सारे पब्लिक एंड प्राइवेट हायर एजुकेशन के लिए। एंड फ़ी में कैपिंग लगा दी जाएगी, फ़ी को फिक्स किया जाएगा, तो उसके लिए भी रेगुलेशन फ्रेमवर्क बोर्ड जो है आपका बना दिया गया है। तो वो फ़ी में भी वो भी अपने अकॉर्डिंग फ़ी की वसूली नहीं कर सकते, एक फ़िक्स क्राइटेरिया में ही वो फीस लेंगे। पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन सेक्टर टू रीच 6% ऑफ जीडीपी। तो आप देखते हैं कि जीडीपी का 6% हमारे शिक्षा में निवेश किया जाएगा। तो जीडीपी क्या है, जीडीपी के विषय में जानते हैं कि एक निश्चित टाइम पे, 1 साल या कुछ एक तय वक्त में किसी भी देश या अर्थव्यवस्था में तैयार होने वाले सभी उत्पाद और सेवाओं को यदि मिलाकर उसकी कीमत बाजार के अनुसार लगाई जाए तो वह उस देश की जीडीपी कहलाती है। तो जीडीपी में क्या आता है, सकल घरेलू उत्पाद इसे बोला जाता है। तो अब घरेलू मतलब जो देश के अंदर जो भी प्रोडक्शन हुआ है, कोई भी एग्रीकल्चर फील्ड से, इंडस्ट्री से या फिर कोई सर्विस से हमने जो भी जो भी कीमत है वो बाज़ार के अनुसार जब उसको लगाया जाता है, एक मार्केट में जो उसकी वैल्यू है उसका 6% हमारा एजुकेशन पे लगेगा। तो जीडीपी मतलब देश के अंदर, बाहर से आने वाला कोई प्रोडक्ट इसमें शामिल नहीं है, केवल देश के अंदर जो भी प्रोडक्शन होता है, जो भी सर्विसेज हैं, वेदर इट इज़ एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, सर्विसेज, ये सारा चीज़ें इसमें इंक्लूड रहेंगी। उसका 6% आपका जीडीपी में लगेगा, जो कि पहले 4.43% लगता था। तो यानी कि आपकी शिक्षा में भी अधिक से अधिक पैसा गवर्नमेंट लगाएगी, जिससे कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो सरकारी स्कूलों में देखने को मिलता है, मिड डे मील हैं, कई सारी लाइब्रेरीज़ हैं, और जो बच्चों को जो भी इसमें सुविधा से वंचित रहते हैं वो अब शायद नहीं रहेंगे, क्योंकि इसमें फ़ंड जो है गवर्नमेंट बढ़ाने वाली है। ये 6% जीडीपी जो है एजुकेशन फील्ड में लगना चाहिए, ये आपके राधा कृष्णन कमीशन में ये कोठारी कमीशन में ये बात कह दी गई थी, जो कि 1964 to 66 आपने अभी देखा कोठारी कमीशन, उसमें ये बात पहले ही कह दी गई थी कि आपकी जीडीपी का 6% आपकी एजुकेशन में लगना चाहिए। तो ये तो था आपका हायर एजुकेशन में जो भी मेजर रिफॉर्म्स आए हैं। अब यहाँ देखते हैं कि मेजर रिफॉर्म इन स्कूल एजुकेशन। तो स्कूल एजुकेशन में नेशनल मिशन ऑफ फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, तो एक मिशन बनाया जाएगा जिसका नाम है नेशनल मिशन ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, यानी कि जो बच्चे हैं वो शुरू से ही साक्षर हों, और जो लिटरेसी मतलब जो भी साक्षरता, और न्यूमरेसी मतलब जो भी अंकों का जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, मैथ की जो समझ है वो बच्चों में
रहे, बच्चे सीखें, उसके लिए मिशन बनाया गया है। और 10+2 सिस्टम टू बी रिप्लेस बाय 5+3+3+4। जो हमारा 10+2 का सिस्टम हम बोला करते थे उसको अब हटाकर 5+3+3+4 का स्ट्रक्चर आ गया है। तो आप देख सकते हैं कि 3 से, अब इसको समझते हैं कि 5+3+3+4 क्या है। तो 5 क्या है, आप देख सकते हैं 3 से 8 ईयर्स, जो कि 3 to 8 ईयर्स है। ये कितने साल होते हैं, 5 साल। तो जो ये 5 साल हैं उसमें बच्चे को फाउंडेशनल स्टेज कही गई है उसको, उसमें एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग कराई जाएगी, जिससे कि बच्चे का जो है कि मेंटल डेवलपमेंट हो, बच्चा फ्री होके पढ़े। इस बीच में कोई उनका एग्ज़ाम नहीं रहेगा, फ्री होके उसको पढ़ेंगे, अपने सब्जेक्ट को समझेंगे, अपनी समझ से आगे बढ़ेंगे। उसके बाद आप देखते हैं 8 to 11 ईयर्स, 8 to 11 यानी कि 3 ईयर्स हो गया। 5 हो गए आपके 3 to 8 में, 8 to 11 आपका 3। अब आप यहाँ देख सकते हैं स्ट्रक्चर 3 यहाँ फॉलो होता है। प्रिपेरेटरी स्टेज है जो कि कक्षा 3 से कक्षा 5 तक रहेगी। और उसके बाद आता है आपका 11 to 14 ईयर्स, यहाँ फिर 3। तो 5 3 3 यानी कि जो 11 से 14 है फिर 3 साल, जो कि कक्षा 6 से कक्षा 8 तक रहेंगे, जिसे मिडिल स्टेज कहा गया है। उसके बाद आता है आपका चौथा 4 14 से 18, जो कि आपका 4 रहेगा, 4 साल का अंतराल है। सेकेंडरी स्टेज जिसे कहा गया, जो कि कक्षा 9 से कक्षा 12 तक रहेगा। तो इस प्रकार 5+3+3+4 फॉलो होता है स्ट्रक्चर। उसके बाद जो भी बच्चे स्टडी करेंगे उसको असेसमेंट करना है, उसका इवोल्यूशन करना है कि बच्चों ने क्या सीखा। मूल्यांकन करने के लिए उसके लिए एक नेशनल असेसमेंट सेंटर का गठन किया गया है, जिसका नाम है परख। परख स्टैंड फॉर परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। यानी बच्चे का पूरा विकास होना चाहिए, उसके लिए कैटेगरी डिसाइड कर दी गई है कि इतने साल से इतने साल के बच्चे में एग्ज़ाम नहीं होगा, कोई एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग रहेगी, फिर आगे जाके एग्ज़ाम रहेगा बच्चों का, लेकिन उसमें बच्चे प्रैक्टिकली सीखेंगे। और कक्षा 6 से अब वोकेशनल एजुकेशन स्टार्ट कर दी गई है। वोकेशनल एजुकेशन में आप देख सकते हैं कि बच्चे का स्किल का डेवलपमेंट होता है। जो भी जैसे नॉर्मल हमारी ट्रेडिशनल एजुकेशन रहती है, उसके साथ वोकेशनल एजुकेशन, जैसे कि कई बार आपने देखा होगा कि बच्चे मोबाइल रिपेयरिंग सीखते हैं, और लड़कियां सिलाई कढ़ाई बुनाई इस तरह की चीज़ें सीखती हैं, और बच्चे कुछ कारपेंट्री का वर्क सीखते हैं। तो वो वोकेशनल है, जिससे कि उनका ब्रेन का डेवलपमेंट हो सके, उनकी स्किल में डेवलपमेंट हो सके। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हम जो पढ़ रहे हैं उसी में हमारी रुचि हो, हमारी जिसमें रुचि है हम उस अकॉर्डिंग अपने सब्जेक्ट को चुनें और आगे बढ़ें। तो 6 से ये स्टार्ट कर दिया गया, जो कि बहुत अच्छा एक चेंज इसमें देखने को मिलता है। कक्षा 6 से इंटर्नशिप भी उनकी शुरू कर दी गई। 10 दिन का उनका इंटर्नशिप प्रोग्राम रहेगा, जिसमें कि वो एक प्रैक्टिकली सीखेंगे उस जगह पर जाकर। जैसे मोबाइल रिपेयरिंग है तो आप उस जगह पर जाकर सीखेंगे, आप कारपेंट्री सीखनी है, आपको पेंटिंग सीखनी है, आप सिलाई सीखना चाहते हैं, तो आप उस सेंटर्स में आपको भेजा जाएगा, उन जगहों पे आपको भेजा जाएगा जहां आप डायरेक्टली उस चीज़ को देखकर सीख सकते हैं। और एक नया बदलाव है कि कक्षा 5 तक अपनी मदर टंग, जो आपकी मातृभाषा है, उसे अनिवार्य कर दिया गया है, क्योंकि अपनी भाषा का बेसिक ज्ञान हम सबके लिए आवश्यक है। कई जगह अपनी मातृभाषा को भी नहीं जाना जाता है, जैसे कि कुछ एरिया हैं हमारे देश में, विविधताएं हैं, हर जगह हिंदी भाषा नहीं बोली जाती है, तो उन क्षेत्रों में भी अपनी हिंदी का बेसिक ज्ञान होना उनको आवश्यक है, क्योंकि हम भारतवासी हैं, इसके अनुसार हमें उसका ज्ञान आवश्यक है। और इस क्षेत्र में एक नया बदलाव ये आया, सबसे बड़ा बदलाव देखने को आपको मिलता है कि जो इतने सालों से मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम था, उसे बदलकर अब शिक्षा मंत्रालय रखा गया है, जिसके मंत्री हैं शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, जिनके नेतृत्व में इस पॉलिसी को लाया गया है। ये पॉलिसी MHRD मिनिस्ट्री द्वारा आई, लेकिन उसका नाम अब चेंज कर दिया गया है शिक्षा मंत्रालय। तो ये वीडियो हमारा जो इसमें टॉपिक था अपनी नई एजुकेशन पॉलिसी पे था। इसमें कई क्वेश्चन नेट के अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट बन जाते हैं, जैसे मीरू की फुल फॉर्म आप देख सकते हैं, आप परख की फुल फॉर्म देख सकते हैं, और आपका स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, जो कि पूरी तरह से आपकी एजुकेशन को चेंज करता हुआ दिखता है। 5+3+3+4, और इसने किसको रिप्लेस किया, 10+2 को। तो इस तरह से पूरा होलिस्टिक डेवलपमेंट एक स्टूडेंट का हो सके, छोटे छोटे बच्चों का हो सके, उन पर प्रेशर आप देख सकते हैं कि 3 to 8 ईयर्स में कोई एग्ज़ाम नहीं रहेगा बच्चों का, पूरी तरह से उन्हें प्रेशर से
मुक्त कर दिया गया है। तो बच्चे फ्री होके, जब आपको कोई प्रेशर नहीं रहेगा तो आप अपने आपका डेवलपमेंट उसमें ज़्यादा होगा। और ऐसा भी नहीं है कि प्रेशर ना हो, आगे प्रैक्टिकल एजुकेशन पे इसमें ज़्यादा जोर दिया गया है कि बच्चे कक्षा 6 से वोकेशनल कोर्स को सीखेंगे, करेंगे। तो एक रोट लर्निंग को हटाकर इसमें प्रैक्टिकल लर्निंग को कर दिया गया है, जिससे कि बच्चा अपने कक्षा 12 से अगर वो बाहर निकलता है तो उसको अपने नौकरी के लिए एक परेशान नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद एक वोकेशनल ट्रेनिंग रहेगी, जो कि अब तक नहीं थी हमारे सिस्टम में और जो कि अब आई है। एक बहुत बड़ा एक रिफॉर्म हमारे एजुकेशन सिस्टम में आया है। तो ये बहुत ही हमारे देशवासियों के लिए और सारे पेरेंट्स के लिए जिनके बच्चे अब नए नए एडमिशन लेंगे, अब बहुत ही खुशी की एक बात है। बस इसका इम्प्लीमेंट जल्द से जल्द हो। तो इसी के साथ मेरी वीडियो समाप्त होती है। फ्रेंड्स, अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिए, बताइए। कुछ चेंजेस अगर मुझे करने हों तो इसी के साथ वीडियो समाप्त होती है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन। थैंक यू सो मच।